बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एसआईआर की वैधता पर जो सवाल उठाए गए थे उस पर पूर्ण विराम अब सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो कि काफी हद तक चुनाव आयोग के पक्ष में है। कोर्ट ने एसआईआर को वैध और संवैधानिक माना है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया वैध नहीं है, ये सिर्फ उन वोटर्स को उस लिस्ट से बाहर निकालने की है जो या तो मर चुके हैं या फिर उनके पास उचित डिटेल्स नहीं है। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। तो क्लीन चिट एक तरीके से चुनाव आयोग को मिल गई है, दूध का धुला पाया गया है और चुनाव भी प्रभावित नहीं हुए। चुनाव आयोग की शक्तियों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि उनके पास ये शक्तियां हैं, एसआईआर करवाने की जो है शक्तियां हैं। लेकिन संजय, सवाल तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि हमारा एसआईआर पर नहीं, हमारा सवाल उसकी प्रक्रिया पर है, उसका जो इंटेंशन है उस पर इंटेंशन, यानी कि वो लगातार सवाल उठा रहे थे जो है मुख्य चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर, कि हमें उनकी नीयत पर प्रश्न है। तो ये नीयत के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नीयत का कुछ नहीं है। जो अधिकार के दायरे में किया गया काम किसी तरह से बदनीयती नहीं साबित करता है और अधिकार का अतिक्रमण हो तो पता चलता है कि हाँ नीयत में खराबी थी। इसलिए इन सारे लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। अगर उसके ऊपर भी अगर ये अपना निर्णय थोपना चाहते हैं तो ये राजनीतिक रूप से थोप सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो कोर्ट ने इन सारे लोगों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। और निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को भी बताया कि जो एसआईआर है वो 4 चीजों पर है कि जिनका एक्सक्लूजन है, या तो वो मर चुके हैं या फिर वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं या फिर इनका 2 अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में नाम है यानी द्वित्व है। संजय, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, कोई खुले में, कोई जो है पीठ पीछे ये जरूर कह रहा था कि जो मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स हैं वहां पर जो ये किया गया है कि वहां पर 15-20 हजार वोटर्स नाम काट दिए गए ताकि वहां पर जो है बीजेपी को फायदा हो जाए। ये सीधे सीधे वो आरोप लगे। तो क्या इतनी डिटेलिंग में गई है सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी इस सुनवाई में? बिल्कुल डिटेलिंग में गई है। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस के दौरान सामने आई हैं। एक बार चीज जब रिकॉर्ड पे आ जाए तो उसका जजमेंट में जरूर जिक्र होता है। उसको रिजेक्ट करे, एक्सेप्ट करे, ये कोर्ट का विशेषाधिकार है, न्यायिक दृष्टिकोण है। तो जब विस्तृत जजमेंट जब आएगा वेबसाइट पर तो उसमें इन तमाम चीजों के जवाब जरूर होंगे कि इन आरोपों पर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की भी दलीलें सुनी, याचिकाकर्ताओं की भी दलीलें सुनी और उस पर कोर्ट का क्या मानना है उस पर जरूर रोशनी डाली गई होगी। तो ये सारी चीजें भी, बहुत सारी चीजें हैं, हमारे आपके और जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब मुझे लग रहा है कि एक बार 2-1 घंटे में जजमेंट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद तमाम चीजों पर से बादल हट जाएंगे और जैसी ये धूप चमक रही है वैसी ही रोशनी उस जजमेंट पर भी पड़ेगी, उन सवालों पर भी पड़ेगी। क्योंकि हाल फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, किसी राज्य विशेष का भी यहाँ पर जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में किया है? अभी फिलहाल तो किसी स्टेट का जिक्र नहीं किया है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को लेकर ये बहस नहीं थी। ये सवाल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर था और अभी दिल्ली के जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि दिल्ली में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो 1 तारीख से वो शुरू हो जाएगी, 1 जून से। तो उस प्रक्रिया कैसे चलेगी, आगे बढ़ेगी, उस पर वो ब्रीफ कर रहे हैं। और जितने स्टेट्स में हो चुकी है 12-13 स्टेट में, उसके अलावा बाकी जो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यानी ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब लगभग पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया अगले 5-6 महीनों में पूरी हो जाएगी और उस समय ये एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और लगभग जो 20 से ज़्यादा पिटीशन फाइल की गई थी एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में भारत में कोई भी जो विदेशी है, जो घुसपैठिया है, चाहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या कुकी है, उसका नाम भारत में नहीं होगा। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है 2003 के जो एसआईआर हुआ था,
उन सभी मामलों को जो वहाँ पे उसको सौंप दिया जाए सिटीजनशिप कंफर्म करने के लिए। एक बात ये भी कहा है कि यहाँ एसआईआर में जिसका नाम कटा है उससे ये नहीं कंफर्म होता है कि वो विदेशी हैं, लेकिन ये भी कहा है कि जिन लोगों का नाम कटा है उनको कंफर्मेशन के लिए वापस वहाँ ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाए, जो सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत वो ट्रिब्यूनल बना होता है, और जिससे उनका कंफर्म हो जाए कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या कहा है कोर्ट ने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजनेबल है, उसमें कोई किसी नियम कानून का वायलेशन नहीं हुआ है, और जो इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रिस्क्राइब किया था 11 डॉक्यूमेंट वो ठीक है। आधार के ऊपर अभी कोई टच नहीं किया गया है, ना आधार को ये कहा गया है कि मैंडेटरी है, न ये कहा गया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को एक्सेप्ट किया था ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो ठीक है, उस समय की जरूरत थी, वो पूरा किया गया। तो एसआईआर प्रक्रिया को वैध नहीं ठहरा सकते, सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी। अब से कुछ ही देर पहले ये तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। कई याचिकाएं एसआईआर के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला। कानून के हिसाब से ही चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया गया है। क्या यहाँ पर संजय ये भी स्पेसिफाई किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कौन सी शक्तियां थी जिसको लेकर इतना ज्यादा बवाल? विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग, इनके जो व्यक्ति विशेष पर भी टिप्पणी की गई कि वो निष्पक्ष नहीं है। इस पर कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की? इसमें सब सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल कोई टिप्पणी अभी अब जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ने में तो अभी नहीं की है, लेकिन ये सारे सवाल सुनवाई के दौरान उठाए गए थे, और जब सुनवाई पे सवाल उठाए जाते, सुनवाई के दौरान चीजें उठाई जाती हैं तो कोर्ट उसका जिक्र जरूर करता है, अपने निर्णय में बताता है कि ये चीजें रिकॉर्ड पे ली गई और इस पर हमारा ऑब्जर्वेशन ये है। फिलहाल अभी तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय को समग्र रूप से अगर आप देखें तो तमाम जितने सवाल थे उन तमाम सवालों को कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है, अनसुना कर दिया है, और कोर्ट के ये निर्णय से स्पष्ट है कि वो तमाम सवाल लचर साबित हुए हैं। वो कोर्ट में अपना रेजोनेंस शो नहीं कर पाए हैं, सिद्ध नहीं कर पाए हैं, लिहाजा कोर्ट ने उनको बिल्कुल देखा। यही जो आप बात कर रहे हैं संजय, ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि आप हमसे सवाल क्यों पूछते, तो ऑपोजिशन से यहाँ क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए थे? आपने एसआईआर को लेकर इतनी तरह की बातें की, लोगों में डर का माहौल था कि हमारा नाम तो निकट जाएगा, हमें इतनी सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी, और जब आप कोर्ट में गए तो कुछ भी ठोस था ही नहीं। जिसके पास दस्तावेज होंगे, जिसके पास प्रमाण होगा, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा, लेकिन जिसके पास दस्तावेज नहीं होंगे वो कहीं न कहीं उसका आत्मविश्वास खंडित होगा। और आदमी की आत्मा सबसे बेहतर जानती है कि वो न्याय के पथ पर है, सच्चाई के पथ पर है या वो झूठ है। चोर को भी ये पता रहता है कि वो चोरी करना गलत काम है, इसलिए वो रात के अंधेरे में करता है, और अपने बच्चों को ये कभी नहीं बताता कि वो क्या काम करता है और क्या करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जिन शक्तियों की बात की जा रही है उसमें यह था कि एसआईआर करने का अधिकार तो है, लेकिन इस तरह के फॉर्म बांटकर लोगों से दस्तावेज लेकर ये निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये सवाल उठाए गए थे, ये मनमानापन है। फॉर्म बांटने को लेकर इन्होंने कि फॉर्म क्यों बांटे जा रहे हैं, दस्तावेज 11 क्यों लिए जा रहे हैं, इसमें से कम 2 दस्तावेज की जरूरत बताई गई है। तो उनका ये कहना था कि लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं है। लेकिन सर एसआई सवाल उठाती रही है, और पश्चिम बंगाल में भी जब हुआ तब भी वहां पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी अभी जो है, जो उस समय सत्ता में थी, उसने सवाल उठाया। अब तो पूरे देश में एसआईआर के नहीं, देखिए आप अभी भी मूल सवाल नहीं देख पा रहे हैं। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था इस बार नहीं तो अगली बार वोट दें। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं,
कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सवाल होगा। मेरी चिंता उस बात से, इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है या नहीं, इस पर तो सवाल ही नहीं था। सवाल था ये जो ब्लेटेंट एक्सक्लूजन का मामला है, उस पर अभी भी कुछ साफ नहीं लिखा है। सर लेकिन प्रक्रिया में खामी है और पूरे देश में ये प्रक्रिया होनी है, तो ये तो फिर जो विपक्ष की पार्टियां जो सवाल उठा रही है, एक चैलेंज तो है ही ना। फिर क्या कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय से आया है, एक बार विपक्ष की पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगी कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। सर कर्नाटक में संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय शर्मा, ये जो विपक्ष पार्टियां बैठेंगी अब एक साथ इस पर मंथन करेंगी, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए थे, हमने तो ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है। अब तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई डेविएशन नहीं है, तो अब याचिकाकर्ताओं के लिए समय है कि वो अपने बयानों से कैसे डेविएट करते हैं, कैसे बताते हैं कि हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब ये था। अब ये भी कह सकते हैं कि हमारे बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, हमने तो कोर्ट के आगे ऐसा बोला ही नहीं था। तो ये तमाम चीजें हैं, राजनीति अपने हिसाब से चलती है।